पॉइंट दूसरा, हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहर आते जा रहे इस संकट से हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रियन का जन्म हिटलर की युवा अवस्था बेहतर करीब से गुजर रही थी। रोजी रोटी की कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में अपने फौज भर्ती के लिए लिखाव दिया था। भर्ती के बाद अक्सर मोर्चे पर संदेश वाहक एक काम किया, जो कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसे कुछ तमंगे भी हासिल किए। जर्मनी सेना के पराजय और उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मनी राष्ट्रीय पार्टी नामक एक छोटे से कायम कर लिया और नेशनल असेंबली सोशल लेफ्ट पार्टी का नया नाम इस पार्टी को नास्ती पार्टी के नाम से जाना जाता। 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इस दुस्साहसिक योजना में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देश विद्रोह का मुकदमा चलाया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया और नास्ती राजनीतिक खेमा 1929 के दशकों में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ से आकर्षित नहीं किया गया, लेकिन महामारी के दौरान नास्तीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले विश्व युद्ध देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालियों को हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और मध्य वर्ग में लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नास्ती पॉगरेड़ा के लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नास्ती पार्टी के जर्मन सांसद राइनस्टाइन के लिए हुए चुनाव में महज 2.36% वोट मिले आते थे। यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्दों में हिलाकर रख देते थे और भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साई संधि में हुई थी। नाई शाफा में प्रतिशोध और जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगार को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा और उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलीबंद करने के लिए अमंडर और प्रदर्शन की असहमत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थक दर्शन और लोगों में परंपरा एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तियों की बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की, जो स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नास्ती के सैल्यूट में भाषण के
भाषण के बाद खास अंदाज में तालियां को गड़गड़ाहट और शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नास्तियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए जरिए हिटलर को एक महिषा रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति में पेश किया जिसने माना जनता की तबाही के उभरने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को छवि बेहद से उभरने के लिए अक्सर दिखाई देती थी। उसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चुकाना चूर हो गया और वह एक भविष्य की आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वस्त 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग के हिटलर को चांसलर का पदभार संभालते का न्योता दिया और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक राष्ट्रीय पार्टियों रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर को लोकतांत्रिक शासन की रचना और संस्थाओं में भंग करने के बाद हिटलर को एक लोकतांत्रिक शासन की रचना और संस्थाओं को भंग करने शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया। फरवरी 1933 में को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और प्रेस एवं सभा निलंबित कर दिया। सभा करने की आजादी और जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्ट को रातों रात कैंट्रेस्ट में कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्ट को बार बार दमन कर दिया गया। लगभग 5 लाख से की आबादी वाले ड्यूससेल्डोर्फ शहर में गिरफ्तार कर किए गए लोगों को बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की थी। नास्तियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों को ही सफाया नहीं किया। नास्ती शासन में कुल 52 के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम इनवेलिंगन एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी का बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून में ने हिटलर को संसद और हसाइए पर धकाने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नास्ती पार्टियों और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को स्थितियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित की गई। पहले से मौजूद हरी वर्दी धारी पुलिस और स्टॉर्मट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस एसएस
अपराध के नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इस नव गठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और उन्हीं की वजह से नजदीक के राज्यों को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि हुई। वास्तविक नियंत्रण गृहों में भी को बंद कर दिया गया। पॉइंट है लोकतंत्र का ध्वज 30 जनवरी 1930 30 जनवरी 1930 को राष्ट्रपति हेडनबर्ग कुचासक का पद संभाला ने चांसलर का पद संभाला। और 28 फरवरी 1933 को भारी 1933 को अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री आदि तीन मार्च 1933 को 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम एनवेलिंग एक्ट पारित किया गया। एनवेलिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही की स्थापना कर दी गई और हिटलर का संसद पर और केवल अध्यादेश जारी के जरिए चलाने के निष्कोष के अधिकार प्रदान कर दिए। नाज़ी पार्टी और जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों को ट्रेड यूनियनों का पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना
और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण दिया गया। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले लेने लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हेल्मर्सखास्ट को सौंप दी। सख्त सख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन शोबर हाईवे और जनता की कॉर्फॉक्सवैगन और इसे परियोजना दी। विदेशी नीति के मोर्चे पर हिटलर को फैरद कामयाबियों में मिली और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस को पल्ला झाड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक साम्राज्य और एक नेता के नारे में अड़ गए। 1938 में ऑस्ट्रियन को जर्मनी में मिल गया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडरलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया। फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थक मिला रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र वायसराय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लोग लगा कि देश की न्याय पलटने वाली है। 1933 में लीग ऑफ नेशंस के पल्ला झाड़ लिया और 1936 में 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। दोबारा कब्जा राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1900 एक ही नारा दिया गया। नारा था एक जन एक साम्राज्य, एक जन एक साम्राज्य एक नेता, एक नेता। 1938 में ऑस्ट्रियन को जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। मिला लिया गया।
लेकिन हिटलर की है यही नहीं रुका। सख्त से हिटलर को सलाह दी गई थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट सेना अभी भी घाटे में चल रही है। लेकिन नास्ती जर्मनी की इतिहास पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं दी। सख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं पर विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप में ज़्यादातर देश में नास्तिक जर्मनी का समर्थन वाली कठपुतलियों सरकारें बैठा दी गई। 1939 में अतः हिटलर अपनी ताकत का शिकार 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया गया। फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध हो गया और सितंबर 1940 में इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि हुई।